हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैन पॉइंट पर। दोस्तों, NISM सीरीज़ 8 इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन से रिलेटेड ये हमारी सीरीज़, जहां पर आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 7 इंट्रोडक्शन टू क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम MCQs पार्ट 1। दोस्तों, ये हमारी फर्स्ट सीरीज़ चल रही है और पार्ट 1 रहेगा ये चैप्टर 7 से रिलेटेड। यानी हम अलग अलग पार्ट में आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं और इतने सारे क्वेश्चंस हम लेके आने वाले हैं कि अभी तक हिस्ट्री में आपको यहाँ पर NISM सीरीज़ 8 से रिलेटेड इतने क्वेश्चन आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलने वाले। यानी आपका सारा एग्ज़ाम जो है वो पूरा एग्ज़ाम इन MCQs से आसानी से आपका क्लियर आप आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो दोस्तों, ये पार्ट आज 1 देखने वाले हैं। इसमें कोई किसी भी क्वेश्चंस पे अगर आपको डाउट लगता है, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप कोई सुझाव देना चाहे तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज ये सीरीज़। तो पहला क्वेश्चन आज रहने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लियरिंग मेंबर्स clears and settles only their own trade and thus of their client। निम्नलिखित में से कौन सा क्लियरिंग सदस्य केवल अपने स्वयं के और अपने ग्राहकों के व्यापार को क्लियर और सेटल करता है? इनमें से कौन सा क्लियरिंग सदस्य जो है केवल स्वयं के और अपने ग्राहकों के व्यापार को क्लियर और सेटल करता है? ऑप्शन ए सेल्फ क्लियरिंग मेंबर, ऑप्शन बी ट्रेडिंग मेंबर कम क्लियरिंग मेंबर, ऑप्शन सी प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर, ऑप्शन डी क्लियरिंग कॉरपोरेशन। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेल्फ क्लियरिंग मेंबर। जो सेल्फ क्लियरिंग मेंबर होते हैं केवल अपने स्वयं के और ग्राहकों के व्यापार को जो है वो क्लियर और सेटल करते हैं, ट्रेड्स को। व्यापार मतलब यहाँ पे ट्रेड्स है, ध्यान रखिएगा। अपने स्वयं के ट्रेड्स और अपने जो कस्टमर हैं उनके जो है वो एक तरीके से सेल्फ क्लियरिंग मेंबर कहलाते हैं, जो स्वयं के और कस्टमर्स के जो ट्रेड जो है वो क्लियर करते हैं क्लाइंट्स के। चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द क्लियरिंग प्रोसेस? क्लियरिंग प्रक्रिया का पहला कदम क्या है? ऑप्शन ए सेटलमेंट ऑफ फंड्स, ऑप्शन बी कैलकुलेटिंग ओपन पोजीशंस एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ क्लियरिंग मेंबर्स, ऑप्शन सी ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटी, ऑप्शन डी एलोकेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों, क्लियरिंग प्रक्रिया का जो पहला चरण होता है वो होता है कैलकुलेटिंग ओपन पोजीशन एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ क्लियरिंग मेंबर। दोस्तों, इसका मतलब होता है कि क्लियरिंग प्रक्रिया का पहला चरण क्लियरिंग सदस्यों के जो क्लियरिंग सदस्य हैं, मेंबर हैं, उनके जो खुले पोजीशन है, ओपन पोजीशन जितनी भी है और दायित्व जो भी हैं, उनकी लायबिलिटीज़, उनकी गणना करना। ओपन पोजीशन एंड उनकी लाइबिलिटीज़ की गणना करना। कैलकुलेटिंग ओपन पोजीशन एंड ऑब्लिगेशन ऑफ क्लियरिंग मेंबर। ऑब्लिगेशन मतलब यहाँ पे एक तरीके से लाइबिलिटीज़ आ जाता है, तो उनकी गणना करना इनका जो है वो फर्स्ट स्टेप होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। What was the main limitation of stock exchanges having their own clearing corporation before the introduction of interoperability? What was the main limitation of stock exchange? इंटरऑपरेटिबिलिटी के परिचय से पहले स्टॉक एक्सचेंज में उनकी अपनी क्लियरिंग कॉरपोरेशन होने की मुख्य सीमा क्या थी? ऑप्शन ए हायर ट्रेडिंग वॉल्यूम, ऑप्शन बी रिक्वायरमेंट टू मेंटेन कलेक्ट्रल्स एंड मार्जिन डिपॉजिट ऑफ मल्टीपल क्लियरिंग हाउसेस। कई क्लियरिंग हाउसेस में कोलेट्रल और मार्जिन डिपॉजिट्स को बनाए रखने की आवश्यकता। ऑप्शन सी इंक्रीज्ड कंपटीशन अमंग ब्रोकर्स, दलालों के बीच बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन डी सिंप्लीफाइड ट्रेडिंग प्रोसेस, सरल व्यापार प्रक्रिया। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिक्वायरमेंट टू मेंटेन कलेक्ट्रल्स एंड मार्जिन डिपॉजिट एट मल्टीपल क्लियरिंग हाउसेस। यानी जो अगर आपको इस तरह से समझ सकते हो इसको कि इंटर ऑपरेटिबिलिटी से पहले विभिन्न क्लियरिंग हाउसों में कोलेट्रल और मार्जिन डिपॉजिट बनाए रखना एक बड़ी चुनौती थी। ये इंटरऑपरेटिबिलिटी के परिचय से पहले की बात हो रही है स्टॉक एक्सचेंज में। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम।
What type of settlement is required for future and option on individual securities that remain open on the expiry date as of October 2019? अक्टूबर 2019 से व्यक्तिगत प्रतिभूतियों पर फ्यूचर्स और ऑप्शंस के लिए समाप्ति तिथि पर किस प्रकार का निपटान आवश्यक है? ऑप्शन ए कैश सेटलमेंट, ऑप्शन बी फिजिकल सेट डिलीवरी, ऑप्शन सी ऑटोमेटिक रोल ओवर, ऑप्शन डी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी फिजिकल डिलीवरी। अक्टूबर 2019 से व्यक्तिगत प्रतिभूतियों पर फ्यूचर और ऑप्शंस के लिए जो है वो समाप्ति तिथि पर भौतिक डिलीवरी यानी फिजिकल डिलीवरी जो है वो आवश्यक कर दी है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। What happened to all position of a clearing member on the expiration day of future contract? पूछ रहा है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के समाप्ति दिन पर एक क्लियरिंग सदस्य की सभी पोजीशन का क्या होता है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के समाप्ति दिन पर क्या होता है देखते हैं। दे आर रोल्ड ओवर द नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन बी दे आर मार्क टू द फाइनल सेटलमेंट प्राइस, ऑप्शन सी दे आर लिक्विडेट ऑटोमेटिकली, ऑप्शन डी दे आर कन्वर्टेड टू ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दे आर मार्क्ड टू द फाइनल सेटलमेंट प्राइस, यानी उन्हें अंतिम निपटान मूल्य पर चिन्हित किया जाता है। दोस्तों समाप्ति के दिन पर सभी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को अंतिम निपटान मूल्य पर चिन्हित किया जाता है समाप्ति के दिन पर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द सेटलमेंट ऑब्लिगेशन फॉर अ लॉन्ग पोजीशन इन अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन द एक्सपायरी डेट? समाप्ति या अंतिम तिथि जब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी लास्ट डेट की सेटलमेंट डेट की बात कर रहा है कि समाप्ति तिथि पर एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जो है लॉन्ग पोजीशन की स्थिति में निपटान दायित्व क्या है, यानी यहाँ पर ऑब्लिगेशन बात की है, सेटलमेंट ऑब्लिगेशन क्या होगा, है ना। व्हाट इज सेटलमेंट ऑब्लिगेशन? ऑप्शन ए सिक्योरिटी रिसीवेबल, ऑप्शन बी सिक्योरिटी डिलीवरेबल, ऑप्शन सी कैश सेटलमेंट, ऑप्शन डी मार्जिन एडजस्टमेंट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सिक्योरिटी रिसीवेबल। दोस्तों एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जो लॉन्ग पोजीशन होती है उस स्थिति में समाप्ति तिथि पर प्राप्त करने योग्य सुरक्षा होती है सिक्योरिटी रिसीवेबल, याद रखिएगा हमेशा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डेली प्रीमियम सेटलमेंट इन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट? What is the purpose of daily premium settlement in option contract? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में दैनिक प्रीमियम निपटान का उद्देश्य क्या है? दैनिक प्रीमियम निपटान का उद्देश्य ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में, ऑप्शन ए टू एडजस्ट द मार्जिन रिक्वायरमेंट, ऑप्शन बी टू सेटलमेंट द प्रीमियम अमाउंट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, ऑप्शन सी टू सेटल द अंडरलाइंग एसेट्स, ऑप्शन डी टू एडजस्ट द फाइनल सेटलमेंट प्राइस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी टू सेटल द प्रीमियम अमाउंट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, यानी जो दैनिक खरीदार और विक्रेताओं के बीच प्रीमियम राशि का निपटान। दैनिक प्रीमियम निपटान का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों कि जो खरीदार होते हैं, बायर्स होते हैं और जो सेलर्स होते हैं उनके बीच प्रीमियम का निपटान करना। किसके बीच में? बायर्स और सेलर्स के बीच में है। चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। What is the final settlement price of index option? इंडेक्स ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का अंतिम निपटान मूल्य किस पर आधारित है? फिर से क्वेश्चन दोहरा रहा हूँ, इंडेक्स ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का अंतिम निपटान मूल्य किस पर आधारित है? तो ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन ए एवरेज प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, ऑप्शन बी क्लोजिंग प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग ऑन द एक्सपायरी डे, ऑप्शन सी ओपनिंग प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग ऑन द एक्सपायरी डे, ऑप्शन डी हाईएस्ट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समाप्ति के दिन पर क्लोजिंग प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग ऑन द एक्सपायरी डे। एक्सपायरी डे मैं जब बार बार बोल रहा हूँ इसका मतलब समाप्ति दिन को ही हम एक्सपायरी डे कहेंगे, जब जो आपने कॉल ले रखी है, पुट ले रखी, जो भी ले रखा है वो उसका एक्सपायरी का जो दिन होता है उसी को हम एक्सपायरी डे बोलते हैं, जब वो समाप्त हो जाता है। तो समाप्ति दिन पर अंतर्निहित का समापन मूल्य, क्लोजिंग प्राइस ऑफ अंडरलाइंग ऑन द एक्सपायरी डे, ये क्या होता है? इंडेक्स ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो फाइनल सेटलमेंट प्राइस,
याद रखिएगा किस पर आधारित होता है, तो इस पर आधारित होता है क्लोजिंग प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग ऑन द एक्सपायरी डे। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ आर स्टॉक ऑप्शंस इन इंडिया सेटल्ड? हाउ आर स्टॉक ऑप्शंस इन इंडिया सेटल्ड? भारत में स्टॉक ऑप्शन का निपटान कैसे किया जाता है? ऑप्शन ए कैश सेटलमेंट, ऑप्शन बी फिजिकल डिलीवरी, ऑप्शन सी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन डी रोल ओवर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी फिजिकल डिलीवरी। यानी भारत में स्टॉक ऑप्शन का निपटान जो होता है वो फिजिकल डिलीवरी द्वारा किया जाता है, जिसमें वास्तविक प्रतिभूतियों की डिलीवरी जो है वो शामिल होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। What is the main purpose of the net settlement mechanism introduced for the cash and F&O segment? नकद और कैश और F&O सेगमेंट के लिए पेश किए गए नेट निपटान तंत्र, जिसको हम नेट सेटलमेंट मैकेनिज्म कहते हैं, का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए टू इंश्योर हायर ट्रांजैक्शन फीस, ऑप्शन बी टू रिड्यूस प्राइस रिस्क एंड अलाउ नेटिंग एफिशिएंसीज, ऑप्शन सी टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, ऑप्शन डी टू एलिमिनेट ऑल ट्रेडिंग फीस। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी टू रिड्यूस प्राइस रिस्क एंड अलाउ नेटिंग एफिशिएंसी। दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि जो कैश एंड F&O सेगमेंट है के लिए पेश किए गए नेट निपटान तंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य होता है मूल्य जोखिम को कम करना और नेटिंग की दक्षता प्रदान करना। नेट सेटलमेंट मैकेनिज्म जो होता है उसका उद्देश्य भी यही होता है कि जोखिम को कम करना, नकद तथा F&O सेगमेंट में नेटिंग की दक्षता प्रदान करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इंटाइटल मार्जिन इन द डेरिवेटिव सेगमेंट? डेरिवेटिव सेगमेंट में प्रारंभिक मार्जिन, जिसको हम इंटाइटल मार्जिन कहते हैं, का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए टू कवर ट्रांजैक्शन फीस, ऑप्शन बी टू मैनेज रिस्क एंड इंश्योर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ अ मेंबर, ऑप्शन सी टू प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द मार्केट, ऑप्शन डी टू कंपनसेट फॉर ट्रेडिंग लॉसेस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी टू मैनेज रिस्क एंड इंश्योर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ अ मेंबर, यानी जोखिम का प्रबंधन करना और सदस्य की वित्तीय मजबूती सुनिश्चित करना। दोस्तों इंटाइटल मार्जिन का उद्देश्य जोखिम का प्रबंधन और क्लियरिंग सदस्य की वित्तीय मजबूती सुनिश्चित करना होता है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्पैन स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस ऑफ रिस्क सिस्टम? इसका जो है वो प्राथमिक उद्देश्य आपसे पूछा है। ऑप्शन ए टू प्रिडिक्ट फ्यूचर मार्केट ट्रेंड, ऑप्शन बी टू कैलकुलेट ट्रांजैक्शन फीस, ऑप्शन सी टू डिटरमाइन द इंटाइटल मार्जिन नीडेड टू कवर पोटेंशियल वन डे लॉसेस, ऑप्शन डी टू मैनेज लिक्विडिटी इन द मार्केट। तो स्पेन जो सिस्टम है, स्पेन प्रणाली जिसको हम कहते हैं, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, डिटरमाइन द इंटाइटल मार्जिन नीडेड टू कवर पोटेंशियल वन डे लॉसेस। ये स्पेन जो प्रणाली है या सिस्टम है, इसका प्राथमिक उद्देश्य एक दिन के नुकसान को कवर करने के लिए प्रारंभिक मार्जिन की गणना करना है। याद रखिएगा स्पेन जो सिस्टम है उसका क्या है प्राथमिक उद्देश्य? एक दिन के नुकसान को कवर करने के लिए प्रारंभिक मार्जिन की गणना करना। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इंटाइटल मार्जिन इन द इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट? इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में प्रारंभिक मार्जिन, जिसको हम इंटाइटल मार्जिन कहते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए टू कवर पोटेंशियल ट्रेडिंग फीस, ऑप्शन बी टू प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट पोटेंशियल लॉसेस, ऑप्शन सी टू कैलकुलेट डिविडेंड पे आउट्स, ऑप्शन डी टू असेस मार्केट ट्रेंड्स। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी टू प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट पोटेंशियल लॉसेस, यानी संभावित नुकसान के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना जो है वो इंटाइटल मार्जिन का जो है वो उद्देश्य है। किसमें? इक्विटीज डेरिवेटिव सेगमेंट में। क्या है इसका उद्देश्य? टू प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट पोटेंशियल लॉसेस। सिक्योरिटी है, सुरक्षा जो है वो प्रदान करना पोटेंशियल लॉसेस के खिलाफ। इक्विटी डेरिवेटिव्स में प्रारंभिक मार्जिन का उद्देश्य संभावित नुकसान से सुरक्षा प्रदान करना है।
क्वेश्चन नंबर 14. What is the purpose of the assignment margin in options on security? Option A, to cover daily trading fees. Option B, to cover potential trading losses. Option C, to fulfill final exercise settlement obligation. Option D, to pay for brokerage commissions. तो दोस्तों इसका जो है पूछा गया है कि प्रतिभूतियों पर ऑप्शंस में असाइनमेंट मार्जिन का उद्देश्य क्या है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने इंटाइटल मार्जिन के बारे में पढ़ा है, अभी हम देखने वाले हैं असाइनमेंट मार्जिन। असाइनमेंट मार्जिन क्या होता है, का उद्देश्य क्या है कि अंतिम जो निपटान दायित्वों को पूरा करना जो तब लागू होते हैं जब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का जो है उसको एक्सरसाइज किया जाता है। यानी इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, टू फुलफिल फाइनल एक्सरसाइज सेटलमेंट ऑब्लिगेशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंट्राडे क्रिस्टलाइज्ड लॉसेस, ICMTM, इंट्राडे क्रिस्टलाइज्ड लॉसेस, क्या मतलब है इसका, पर्पस क्या है इसका, ये पूछा गया आपको। ICMTM का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए, टू कैलकुलेट डेली ट्रेडिंग प्रॉफिट्स। ऑप्शन बी, टू एडजस्ट फॉर लॉसेज ऑन क्लोजिंग आउट ओपन पोजीशन। ऑप्शन सी, टू कंप्यूट एंड ऑफ डे सेटलमेंट वैल्यूज। ऑप्शन डी, टू डिटरमाइन डेली ट्रांजेक्शन फीस। तो दोस्तों इंट्राडे क्रिस्टलाइज लॉसेस का उद्देश्य क्या होता है, खुली ओपन पोजीशन जो भी होती है उनको बंद करने पर होने वाले नुकसान को समायोजित करना, यानी टू एडजस्ट फॉर लॉसेस ऑन क्लोजिंग आउट ओपन पोजीशन। ओपन पोजीशन को क्लोजिंग आउट यानी बंद करने पर होने वाले लॉस को एडजस्ट करना, इसका जो है वो उद्देश्य होता है किसका, ICMTM, इंट्राडे क्रिस्टलाइज्ड लॉसेस। 20 का सही उत्तर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। When do delivery margins become applicable for long option position that are required to be settled through delivery? ये पूछ रहा है कि डिलीवरी के माध्यम से सेटल किए जाने वाले लॉन्ग ऑप्शन पोजीशन के लिए डिलीवरी मार्जिन कब लागू होते हैं। ऑप्शन ए, 4 days before expiry of derivatives contract. Option B, on the expiry date of derivatives contract. Option C, 4 days after expiry of derivatives contract. Option D, on the day of contract intitations. इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 days बिफोर एक्सपायरी ऑफ डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट। डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट की समाप्ति से 4 दिन पहले डिलीवरी के माध्यम से सेटल किए जाने वाले लॉन्ग ऑप्शन पोजीशन के लिए डिलीवरी मार्जिन समाप्ति से 4 दिन पहले लागू होता है। 4 days बिफोर, याद रखना है आपको ये 4 days बिफोर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। What was the purpose of the short option minimum charges? शॉर्ट ऑप्शन मिनिमम चार्ज का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए, टू कवर द रिस्क एसोसिएट with short option position in extremely deep out of the money strike. Option B, to provide a rebate on long option position. Option C, to calculate premium margin for option. Option D, to determine the daily settlement amount for options. यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, टू कवर द रिस्क एसोसिएट विथ शॉर्ट ऑप्शन पोजिशन इन एक्सट्रीमली डीप आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक। दोस्तों अत्यधिक जो एक तरीके से डीप आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक जो होती है उसमें शॉर्ट ऑप्शन पोजीशन से जुड़े जोखिम को कवर करना इसका उद्देश्य होता है। शॉर्ट ऑप्शन मिनिमम चार्ज का उद्देश्य क्या है, शॉर्ट ऑप्शन पोजीशन से जुड़े जोखिम को कवर करना, विशेष रूप से जब स्ट्राइक क्या हो, डीप आउट ऑफ द मनी हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। What is the role of the clearing corporation regarding client margin liability? यानी क्लियरिंग कॉरपोरेशन का ग्राहक मार्जिन दायित्व के संबंध में क्या भूमिका है। ऑप्शन ए, इट रिपोर्ट्स द मार्जिन लाइबिलिटी ऑफ ईच क्लाइंट टू द ट्रेडिंग मेंबर। ऑप्शन बी, इट डायरेक्टली कलेक्ट मार्जिन फ्रॉम क्लाइंट। ऑप्शन सी, इट इन्फॉर्म्स मेंबर ऑफ द मार्जिन लाइबिलिटी ऑफ ईच ऑफ देयर क्लाइंट। ऑप्शन डी, इट penalize client for margin shortfall
फॉल्स, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इट इन्फॉर्म्स मेंबर ऑफ द मार्जिन लायबिलिटी ऑफ ईच ऑफ देयर क्लाइंट, यानी यह सदस्यों को उनके प्रत्येक ग्राहक के मार्जिन दायित्व की जानकारी देता है। दोस्तों, क्लियरिंग कॉरपोरेशन सदस्यों को उनके प्रत्येक ग्राहक के मार्जिन दायित्व की जानकारी देता है ताकि सदस्य जो है वो मार्जिन की वसूली कर सके। कौन देता है? क्लियरिंग कॉरपोरेशन। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। What is the primary objective of SEBI's peak margin obligation regulation introduced on July 20, 2020? सेबी द्वारा 20 जुलाई 2020 को पेश किए गए पीक मार्जिन दायित्व विनिमयों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, टू इंक्रीज लीवरेज अवेलेबल टू क्लाइंट। ऑप्शन बी, टू स्ट्रेंथ रिस्क मैनेजमेंट बाय इन्फोर्सिंग इंट्राडे मार्जिन रिक्वायरमेंट। ऑप्शन सी, टू रिड्यूस द ट्रांजैक्शन कॉस्ट फॉर ब्रोकर्स। ऑप्शन डी, टू सिंप्लीफाई द मार्जिन कलेक्शन प्रोसेस फॉर ब्रोकर्स। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू स्ट्रेंथन रिस्क मैनेजमेंट बाय इन्फोर्सिंग इंट्राडे मार्जिन रिक्वायरमेंट। इंट्राडे मार्जिन आवश्यकताओं को लागू करके जोखिम प्रबंधन को मजबूत करना। सेबी ने पीक मार्जिन दायित्व विनिमय पेश किए ताकि जोखिम प्रबंधन को मजबूत किया जा सके। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ट्रेडर्स के पास उनके इंट्राडे एक्सपोजर को कवर करने के लिए पर्याप्त मार्जिन हो। इस कदम से सुनिश्चित होता है कि ट्रेडर्स के पास आवश्यक मार्जिन की पर्याप्त मात्रा हो जिससे उन्हें किसी भी संभावित नुकसान से बचाया जा सके। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। What is the primary benefit of cross margining available on exchanges? एक्सचेंजों पर उपलब्ध क्रॉस मार्जिनिंग का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन ए, इट प्रोवाइड्स हायर लीवरेज फॉर ट्रेडिंग। ऑप्शन बी, इट अलाउज फॉर द ऑफसेट ऑफ मार्जिन बिटवीन कैश एंड डेरिवेटिव सेगमेंट। ऑप्शन सी, इट सिंप्लीफाइज द ट्रेडिंग प्रोसेस फॉर क्लाइंट। ऑप्शन डी, इट रिड्यूस ट्रांजेक्शन फीस फॉर ट्रेड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट अलाउज फॉर द ऑफसेट ऑफ मार्जिन्स बिटवीन कैश एंड डेरिवेटिव सेगमेंट। यह नकद और डेरिवेटिव सेगमेंट के बीच में मार्जिन को ऑफसेट करने की अनुमति देता है। क्रॉस मार्जिनिंग का लाभ यह है कि यह ट्रेडर्स को नकद और डेरिवेटिव सेगमेंट में उनके मार्जिन को ऑफसेट करने की अनुमति देता है। इसका मतलब है कि एक सेगमेंट में मार्जिन की गणना करते समय दूसरे सेगमेंट में लगाए गए मार्जिन का भी उपयोग किया जा सकता है, जिससे समग्र मार्जिन आवश्यकताओं में कमी आती है और ट्रेडर्स के लिए अधिक कुशलता से ट्रेड करने की सुविधा मिलती है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। व्हाट बेनिफिट्स इज ग्रांटेड व्हेन अर्ली पे इन EPI ऑफ सिक्योरिटीज इज मेड बाय द मेंबर्स। जब सदस्यों द्वारा प्रतिभूतियों का अर्ली पे इन किया जाता है, EPI मतलब अर्ली पे इन किया जाता है, तो कौन सा लाभ प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए, रिड्यूस ट्रांजैक्शन फीस। ऑप्शन बी, एग्जम्पशंस फ्रॉम डिलीवरी मार्जिन। ऑप्शन सी, इंक्रीज्ड ट्रेडिंग लिमिट्स। ऑप्शन डी, फास्टर सेटलमेंट ऑफ ट्रेड्स। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एग्जम्पशंस फ्रॉम डिलीवरी मार्जिन। डिलीवरी मार्जिन से छूट। जब सदस्यों द्वारा अर्ली पे इन EPI किया जाता है तो उन्हें डिलीवरी मार्जिन से छूट दी जाती है। इसका मतलब है कि वे डिलीवरी मार्जिन की आवश्यकता से बच सकते हैं, जो सामान्यतः सेटलमेंट अवधि के दौरान लागू होता है। इससे ट्रेडिंग की लागत कम हो जाती है और कैश फ्लो में सुधार होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। व्हाट वाज द ट्रेडिशनल मेथड यूज्ड बाय क्लाइंट टू प्रोवाइड सिक्योरिटीज फॉर मार्जिन ऑब्लिगेशन बिफोर द न्यू प्लेज रीप्लेज मैकेनिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड। नए प्लेज या रीप्लेज मैकेनिज्म के शुरू होने से पहले ग्राहक द्वारा मार्जिन दायित्वों के लिए प्रतिभूतियों को प्रदान करने के लिए पारंपरिक तरीका क्या था? ऑप्शन ए, मार्जिन प्लेज। ऑप्शन बी, पावर ऑफ अटॉर्नी। ऑप्शन सी, डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटी। ऑप्शन डी, सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो इसका सही उत्तर होगा पावर ऑफ अटॉर्नी।
नए प्लेज या रिप्लेज मैकेनिज्म के शुरू होने से पहले ग्राहकों को पावर ऑफ अटॉर्नी का उपयोग करके उनके ब्रोकर्स को उनके डीमैट खातों से प्रतिभूतियों को निकालने की अनुमति देने की आवश्यकता होती थी। यह तरीका बदल गया है, जिससे ग्राहक की सुरक्षा बढ़ गई और अब क्लियरिंग कॉरपोरेशन के माध्यम से प्लेज रिप्लेज की प्रक्रिया की जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ सेबीज न्यू रिपोर्टिंग मैकेनिज्म फॉर कलेक्ट्रल? सेबी के नए कोलेट्रल रिपोर्टिंग मैकेनिज्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, टू रिड्यूस ट्रेडिंग कॉस्ट। ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड क्लियर विजिबिलिटी ऑफ क्लाइंट वाइज कलेक्ट्रल एट ऑल लेवल्स। ऑप्शन सी, टू इंक्रीज ट्रेडिंग लिमिट। ऑप्शन डी, टू स्ट्रीमलाइन सेटलमेंट प्रोसेस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू प्रोवाइड क्लियर विजिबिलिटी ऑफ क्लाइंट वाइज कलेक्ट्रल एट ऑल लेवल्स। सभी स्तरों पर ग्राहक वार कोलेट्रल की स्पष्ट दृश्यता प्रदान करना। सेबी का नया कोलेट्रल रिपोर्टिंग मैकेनिज्म इस उद्देश्य से पेश किया गया कि क्लियरिंग कॉरपोरेशन ब्रोकर्स और क्लाइंट के बीच कोलेट्रल की सही और स्पष्ट जानकारी हो। इससे पारदर्शिता बढ़ती है और किसी प्रकार के गलत उपयोग को रोकने में मदद मिलती है। चलते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। डेरिवेटिव्स एक्सचेंज में पोजीशन लिमिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? What is the primary purpose of position limit in a derivatives exchange? Option A, to increase trading volume. Option B, to prevent traders from manipulating prices by accumulating control over the market. Option C is to provide trading leverage. Option D, to reduce transaction cost. तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, to prevent traders from manipulating prices by एक्यूमुलेटिंग कंट्रोल ओवर द मार्केट, यानी व्यापारियों को बाजार पर नियंत्रण जमा करके कीमतों में हेरफेर करने से रोकना। डेरिवेटिव्स एक्सचेंज में पोजीशन लिमिट का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी ट्रेडर्स बाजार में अपनी स्थिति का उपयोग करके कीमतों में हेरफेर नहीं कर सके। यह बाजार में निष्पक्षता और तरलता बनाए रखने में मदद करता है। तो दोस्तों ये चैप्टर 7 से रिलेटेड MCQs पार्ट 1 आज हम लेके आए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट करें, और आप आगे कौन से वीडियो आप देखना चाहते हैं उसके लिए भी हमें कमेंट करके बताएं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।